अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ हसीब। आई एम बैक विद अनदर बुक। और इस बार जो हम बुक का रिव्यू करने जा रहे हैं दैट इज़ मैन्स सर्च फॉर मीनिंग बाय डॉक्टर विक्टर। अच्छा, ये बुक जो है, ये स्मॉल बुक, इट्स ओनली 150 पेजेस। और इस बुक के बारे में मैं इट्स इट्स माय फेवरेट बुक। मतलब अभी मैंने रिसेंटली ख़त्म की है और ये मेरी सबसे पसंदीदा किताब बन चुकी है। इस बुक के पहले पेज पे लिखा हुआ है, इट्स अ क्लासिक ट्रिब्यूट टू होप। होप कोई क्लासिक ट्रिब्यूट है और मैं इसके साथ बिल्कुल एग्री करूँगा कि ये बिल्कुल होप के साथ एक क्लासिक ट्रिब्यूट है। और इसने अभी तक 9 मिलियंस कॉपी ये बेच चुका है। बुक पे आने से पहले मैं एक और बात कहना चाहूँगा जो जनरली किताबों के बारे में कहा जाती है। अक्सर कहा जाता है कि विजडम इज़ फाउंड इन बुक्स, बट आई डोंट थिंक विजडम इज़ फाउंड इन बुक्स। विजडम इज़ फाउंड इन अवर थॉट प्रोसेस, इन अवर थिंकिंग दैट इज़ इंड्यूस्ड बाय रीडिंग बुक्स। इस किताब ने मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा थिंकिंग प्रोसेस इंड्यूस किया, एक थॉट प्रोसेस इंड्यूस किया। ज़िंदगी और ज़िंदगी में आने वाली एक इनएविटेबल मुश्किलात, ऐसी मुश्किलात जिनको रोकना नामुमकिन है, उनसे कैसे डील किया जाए, उसके बारे में मुझे सोचने पे मजबूर किया। तो एक चीज़ जो मैंने इससे समझी है, पहली चीज़ वो ये है कि हमें बचपन से कहा जाता है कि खुशी के पीछे भागो, गो आफ्टर हैप्पीनेस। हमें कहा जाता है आप अच्छे ग्रेड्स लोगे, यू विल बी हैप्पी। आप अच्छे मैट्रिक अच्छे कॉलेज से करोगे, यू विल बी हैप्पी। आप अच्छे कॉलेज में जाओगे, यू विल बी हैप्पी। आप अच्छे इस प्रोफेशन में जाओगे, यू विल बी हैप्पी। आप इस यूनिवर्सिटी में जाओगे, यू विल बी हैप्पी। बट हैप्पीनेस इज़ अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। हैप्पीनेस, खुशी, ये आती है, इट्स टेम्प्ररी एंड इट गोज अवे, फॉर इट कम्स फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। तो हमने किस चीज़ को अपना गोल बनाया हुआ है? हमने एक छोटी सी हैप्पीनेस को अपना गोल बनाया हुआ है। एक छोटी सी, थोड़े से टाइम के लिए अपने जो हमें खुशी मिलती है उसको हमने गोल बनाया हुआ है, और हमारा जो मेन गोल है वो हम साइड पे कर देते हैं। ज़िंदगी में एक चीज़ हमेशा हमारे साथ रहती है और वो पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक, दैट इज़ सफरिंग्स, द पेन ऑफ लाइफ स्टेज विद अस। इट्स परमानेंट, इट्स इटर्नल फॉर लाइफ, इट स्टेज विद अस टिल द लास्ट ब्रेथ। और यही बात हमने, अगर हम तारीख़ पढ़ें, हमने पैगम्बरों की तारीख़ पढ़ी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि हमारे आखिरी नबी हैं, उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक मुश्किलात ही जी हैं। खुशी के पीछे हम भागते हैं, इट्स अ फैलिकी, इट्स अ फॉल्स कंसेप्ट। बुक की तरफ आएंगे। ये बुक है एक होलोकॉस्ट, जो हमारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, होलोकॉस्ट में बहुत से जो आर्मी थी, उन्होंने कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए थे। कंसंट्रेशन कैंप से एक जगह थी, केज था। बहुत सी मूवीज़ भी आपने शायद आपने देखा हो। उसमें क्या बदतरीन जुल्म किया जाता था और उनसे दिन में बहुत कम खाना और बहुत ज़्यादा काम कराया जाता। जो काम के काबिल नहीं होते उन्हें चैम्बर्स में जला दिया जाता था। ये होता था कंसंट्रेशन कैंप में। ये बुक है एक ऐसे कंसंट्रेशन कैंप के सर्वाइवर की, हु इज़ ऑल्सो अ साइकेट्रिस्ट। इस बुक्स के पहले 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में उन्होंने वो कंसंट्रेशन कैंप का सारा एक वो बयान की, एक स्टोरी बयान की कि कैसे वो कंसंट्रेशन कैंप में गए, वहाँ पे क्या क्या हुआ, फिर फाइनली वो उधर से निकले कैसे। और बीइंग अ साइकेट्रिस्ट, उनके क्या उन्होंने वहाँ पे ऑब्जर्व किए इन द प्रिजनर्स इन दैट कंसंट्रेशन कैंप। सेकेंड पार्ट में इन्होंने अपना एक साइकेट्रिस्ट पॉइंट, वो छोटा सा, उसमें उसने साइकेट्रिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली साइकोलॉजिकल कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। साथ में उसको एक्सप्लेन भी किया कि कैसे जो लोग कंसंट्रेशन कैंप से निकले या जो लोग प्रिजन से निकले, उन्होंने क्या अंदर देखा, क्या 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 उनमें चेंजेस आई, उनका लाइफ के बारे में पर्सपेक्टिव क्या था। ये है इस बुक का बेसिकली। इट्स 150 पेजेस। अगर आप कॉन्टीन्यूसली पढ़ें तो 2 दिन या मैक्सिमम 3 दिन में बहुत आराम से ख़त्म हो सकती है। अब पढ़ते हैं। इसमें मैंने कुछ चीज़ें नोट की हैं, मतलब कुछ चीज़ें मैंने अंडरलाइन की हैं, जो पहले हम उसको, मतलब जो ब्यूटीफुल लाइंस जो मुझे अच्छी लगी, जिसने मेरे दिल को टच किया, वो मैं आपको पहले पढ़ के सुनाऊंगा जो डॉक्टर साहब ने लिखी हैं। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा एक्सप्लेन ही कर लेंगे। हाँ, आप देख सकते हैं पसीना बहुत आया है, क्योंकि पिछली वीडियो में मुझे पता है थोड़ा सा मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि आवाज़ का मसला है, वो पंखे की आवाज़ थी। इस बार मैंने सोचा कि पंखा ऑफ करके वीडियो बनाई जाए। तो गर्मी लग रही है, बट वी विल डू दैट फॉर यू। मे बी दिस वीडियो, ये वीडियो कभी मेरे बच्चे भी देखेंगे, तो इट्स ओके। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। इस बुक की पहली जो मैंने बात मुझे अच्छी लगी है, दैट इज़ अच्छा, राइटर साहब लिखते हैं कि डोंट एम एट सक्सेस, द मोर यू एम एट इट एंड मेक इट अ टारगेट, द मोर यू आर गोइंग टू मिस इट।
For success, like happiness, cannot be pursued, it must ensue, and it only does so as the unintended side effect of one's dedication to a cause greater than oneself, or as the byproduct of one's surrender to a person other than oneself. Happiness must happen, and the same holds for success. You have to let it happen by not caring about it. बड़ी खूबसूरत बात की, ये बड़ा इस लाइन ने मुझे टच किया था कि यार हम हैप्पीनेस को टारगेट करते हैं, हम सक्सेस को टारगेट करते हैं कि कामयाबी, बट कामयाबी इज़ अगेन एन एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट. अगर हमने एक कामयाबी नेवर एंड्स. द लैडर टू द सक्सेस, देयर इज़ नो अल्टीमेट सक्सेस इन दिस वर्ल्ड. वी विल गो थ्रू द सक्सेस टिल द लास्ट ब्रेथ, अवर लास्ट ब्रेथ ऑन दिस अर्थ. मतलब हमारी आखिरी सांस तक हम हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते रहेंगे. तो मतलब हमने ये सोच लिया कि एक गोल हमने सेट किया कि ये हमारा सक्सेस गोल है. अगर वो हमें मिल गया, लेट्स से मुझे 25 साल में मिल गया, व्हाट विल आई डू आफ्टर 25 ईयर्स में? 25 साल के बाद क्या करूँगा? माई लाइफ वुड बिकम मीनिंगलेस. वी नीड, यहाँ पे इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है कि जो सक्सेस है ना, इट शुडंट बी परस्यूड. इसको टारगेट नहीं, ये इंस्यू होना चाहिए, ये खुद आनी चाहिए. और इट शुड बी अ बाय प्रोडक्ट, इट शुड बी अ सेकेंडरी थिंग. अवर मेन गोल is to learn how to be satisfied in suffering and find a meaning in that suffering. अच्छा, नेक्स्ट अगली लाइन जो लिखते हैं खूबसूरत, वो है, हम आगे बढ़ते हैं उसके ऊपर. अच्छा, इंसान के ऊपर जब भी कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है ना, तो इंसान उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन को दो चीज़ों में यूज़ कर सकता है. या तो वो उसे अपना गम रोग बना सकता है, या उसमें उसके लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हो सकती है. और यही डॉक्टर साहब के साथ भी हुआ. जब वो कंसंट्रेशन कैंप में थे तो वहाँ पे ऐसे हालात थे कि लोग, लाइव्स ऑफ पीपल वर मीनिंगलेस. उनको पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है हमारे साथ. दे वर जस्ट वेटिंग फॉर देयर डेथ बेड. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ अप्रोचेस टू दैट. एक तो ये कि आप उस डेथ बेड में मर जाएं, या फिर आप उसी सफरिंग में अपने लिए कोई मीनिंग तलाश करें. लिखते हैं राइटर डॉक्टर साहब लिखते हैं कि हियर लाइज द चांस फॉर अ मैन either to make use of or to forego the opportunities of attaining the moral values that a difficult situation may afford him, and this decides whether he is worthy of his suffering or not. Worthy of suffering. और कुरान मजीद में भी कहा आएंगे कि हम तुम्हें आजमाएंगे, हम तुम्हें मुश्किलात देंगे, वो मुश्किलात तुम्हें मजबूत बनाएंगी. आगे लिखते हैं कि आगे नेक्स्ट हम जाएंगे. आगे लिखते हैं डॉक्टर साहब के वन कुड मेक अ विक्ट्री ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस टर्निंग लाइफ इनटू एन इनर ट्रायम्फ, और वन कुड इग्नोर द चैलेंज एंड सिंपली वेजिटेट एज डिड अ मेजॉरिटी ऑफ द प्रिजनर्स. अगेन मैंने यही बात अभी रिपीट की आपके साथ कि तेरे पास दो चांस होते हैं कि या तो आप डेथ बेड का इंतज़ार करें, या उसी सफरिंग में अपने लिए कोई मीनिंग तलाश करें. आगे लिखते हैं डॉक्टर फ्रैंक साहब के वी हैड टू लर्न अवर सेल्व्स, and furthermore we had to teach the despairing men that it did not really matter what we expected from life, but rather what life expected from us. बड़ी खूबसूरत और बड़ी मानी खेज बात की है इन्होंने कि हम, ये मैटर नहीं करता कि हम ज़िंदगी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, बट ये ज़्यादा मैटर करता है कि ज़िंदगी क्या हमसे एक्सपेक्ट कर रही है. व्हाट डज़ लाइफ एक्सपेक्ट अस फ्रॉम. अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ज़िंदगी हमसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रही है. अल्लाह ताला हमसे एक्सपेक्ट करता है, हमारी फैमिली हमसे एक्सपेक्ट करती है, ज़िंदगी एज अ होल हमसे एक्सपेक्ट करती है कुछ ना कुछ. आगे बढ़ते. आगे लिखते हैं कि when a man finds that it is his destiny to suffer, he will have to accept his sufferings as his task, his single and unique task. He will have to acknowledge the fact that even in suffering he is unique and alone in the universe. No one can relieve him of his suffering or suffer in his place. His unique opportunity lies in the way in which he bears his burden. सबर के इस्लाम के साथ कनेक्ट किए तो कैसे अल्लाह ताला ने हमें कहा कि सब्र करो, मुश्किल घड़ी पे सब्र करो. सब्र हमें क्या सिखाती है? हमें सिखाती है कि हम कैसे उन चीज़ों में से ग्रो कर सकें. ये एक लाइफ के उन्होंने अपनी बेसिकली
अपनी स्टोरी लिखी है तो अपने एक्सपीरियंस से हमें बहुत कुछ सिखाते हैं. नीचे वो लिखते हैं कि an important line, but there was no need to be ashamed of tears, for tears bore witness that a man has the greatest courage, the courage to suffer. Only very few realize that. आंसुओं से हम क्यों घबराते हैं? I think the writer explained it really well. In each, I would say I would add a line that in each sufferings lies an opportunity for achievement. अच्छा, आगे बढ़ते हैं to the next line that I have marked. Very important line. You need to read, listen to it carefully. Pleasure is and must remain a side effect or a byproduct, and it is destroyed and spoiled to the degree to which it is made a goal in itself. यही बात, हमने किसको गोल बनाया हुआ है? हमने खुशी को गोल बनाया हुआ है. वी नो, बल्कि हमें समझने की जरूरत, खुशी इज एब्स्ट्रैक्ट, इट इज टेम्पररी, इट इज गोइंग टू लीव अस. खुशी इज नॉट कांस्टेंट, बिलीव. इट शुड बी, ठीक है खुशी मिली मुझे, आई वुड बी हैप्पी, ठीक है. इट शुडंट बी द गोल. प्लेजर शुडंट बी द गोल. अच्छा, तो we'll move towards the next. अच्छा, ये अगेन इट्स लॉन्ग पैराग्राफ. बेसिकली इट्स एन एनालॉगी. लाइव उन्होंने कंपेयर किया है एक एनालॉगी, बहुत खूबसूरत. आप सुने आपको अच्छा, मुझे उम्मीद है पसंद आएगा. टू इन्वोक एन एनालॉगी, कंसिडर अ मूवी. It consists of thousands upon thousands of individual pictures, and each of them makes sense and carries a meaning. Yet, the meaning of whole film cannot be seen before its last sequence is shown. However, we cannot understand the whole film without having first understood each of its components, each of its individual pictures. Isn't it the same with life? Doesn't the final meaning of life too reveal itself, if at all, only at its end, on the verge of death? And doesn't this final meaning too depend on whether or not the potential meaning of each single situation has been actualized to the best of the respective individual knowledge and belief? बहुत खूबसूरत एनालॉगी यूज़ की है कि हम जब मूवी देखते हैं तो जब तक हमने लास्ट मूवी का लास्ट सीन ना देखो, हमें नहीं पता कि वो पीछे जो एक्शन हुए, जो सीन हुए, उसका मकसद क्या था. लेकिन अगर हमने वो पीछे के एक्शन और सीन ना देखे हों, वो देखे बगैर हमें ये भी नहीं पता चल सकता कि फाइनल का मकसद क्या था. दिस गोज विद लाइफ. एवरी स्टेप इज इम्पॉर्टेंट, एवरी स्टेशन ऑफ लाइफ इज इम्पॉर्टेंट. दिस एंड्स दिस बुक एंड इट्स समरी फॉर मी. आई वुड सजेस्ट यू ऑल, बल्कि मेरी ख्वाहिश है कि मैंने काश ये बुक अपने कॉलेज में पढ़ी होती बैक इन 2017 or 2018, but it's 2020. Better late than never. There as Rusta has said in Urdu. So I would suggest to you all that you should, but I would say must read this book. That's all for this video. Do tell me in the comment section that what do you think about this review, this summary, and if you have read the book, what do you think about this book? I would love to know your view about this book, and if you have it, do tell me in the comment section when you are done, or are you planning to get this book. That's all. We'll meet in the next video. Thank you for listening to me. Allah Hafiz.